वालों ने दो दो बार सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी में झोली में डालकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। इसलिए मैं हरियाणा की जनता का यहां से धन्यवाद करने आया हूं कि हरियाणा में फिर से 10 की 10 सीटें पर कमल खिलने वाला है। नमस्कार। देश रोजाना पर ये टाइम है प्राइम टाइम का, और प्राइम टाइम में हमारी आज क्या विशेष खबरें हैं उनमें बढ़ने से पहले उन खबरों पर नज़र डालें जो आज सुर्खियों में रही या जो आने वाले दिनों में सुर्खियों में रहनी है। तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल यानी कि 20 जून से अमेरिका दौरा शुरू हो रहा है। अमेरिका की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। 24 तारीख तक ये दौरा चलना है। इस दौरे को लेकर न्यूयॉर्क से लेकर वाशिंगटन तक अमेरिकी प्रशासन और प्रवासी भारतीयों में उत्साह है। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वाशिंगटन में प्रवासी भारतीयों ने एकता मार्च भी निकाला। और दूसरी खबर ये है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो भारत का सपना कही जाती है, उस पर एक बार फिर से पथराव होने की खबर सामने आई है। दिल्ली देहरादून रूट पर मुजफ्फरनगर स्टेशन के पास वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंके गए हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस घटना के दौरान किसी के घायल होने की कोई सूचना तो नहीं है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले जनवरी में भी वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव हुआ था, और ये पथराव पर अभी तक 7वीं घटना है। नए रक्षा सौदे के तहत भारत अमेरिका से 31 हाई एल्टीट्यूड लर्निंग एंड्रस ड्रोन लेने जा रहा है। 10 ड्रोन का पहला बैच बिना हथियारों के होगा। उसमें त्रिकोणीय समावेश होगा। इनमें से एक दक्षिण में और 2 उत्तर भारत की चीन से लगती उत्तर सीमाओं पर तैनात किए जाएंगे। और चौथी खबर है ब्रिटेन से कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वे यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में जेलेंस्की भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री की मां के हाथों से बनी बर्फी खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ एक खबर, बढ़ते तापमान के बीच उत्तर प्रदेश के बलिया में 3 दिन के अंदर जो मौतों का आंकड़ा है, पिछले दिनों जो 54 थी, ये बढ़कर 57 हो गया है। वहीं बिहार में भी कई जिलों में लू के कारण अब तक 44 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली एनसीआर में चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिली, क्योंकि सोमवार को कई इलाकों में बारिश हुई। वहीं इस बारिश ने मौसम को सुहाना तो कर दिया, इसके साथ साथ लोगों को बहुत परेशानी का भी सामना करना पड़ा। वहीं चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से राजस्थान के कई जिलों में बारिश हो रही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब उन खबरों की बात करेंगे जो हम आज प्राइम टाइम में जिन्हें शामिल करने जा रहे हैं। सबसे पहली खबर वही पहलवान बेटियों की। 4 महीने से ज़्यादा हो गए वो मुद्दा जो देश ही नहीं विदेशों में छाया हुआ है, और मुद्दा है इंसाफ की मांग को लेकर। और इंसाफ चाहिए, ये जो हैशटैग था पहलवानों का, अब खिलाड़ियों को इंसाफ मिलेगा या नहीं यह तो समय बताएगा, लेकिन इस बीच यह मुद्दा भटकते हुए जरूर नज़र आ रहा है। पहले ऐसा लग रहा था कि यह एक बड़ा मुद्दा बनेगा, एक बड़ा आंदोलन बनेगा, लेकिन ऐसा होता अब दिख नहीं रहा। गौरतलब है कि कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवान खिलाड़ियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इसको लेकर राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान खिलाड़ियों ने धरना भी दिया था। सरकार और खिलाड़ियों के बीच बातचीत हुई। बातचीत में कार्रवाई के आश्वासन के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो मामले में लगभग राहत मिल गई, लेकिन यौन उत्पीड़न की दूसरे केस अभी भी चल रहे हैं। पहलवानों का प्रदर्शन तो खत्म हुआ, और इस मामले में हर रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं। कभी नाबालिग पहलवान अपने बयान से पीछे हटती हैं, तो कभी साथ बैठे हुए पहलवान उनसे अलग नजर आते हैं। अब महिला पहलवानों की अगुवाई कर रही साक्षी मलिक और दंगल गर्ल बबीता फोगाट में जमकर तकरार की खबरें सामने आ रही हैं। बबीता फोगाट ने एक बयान जारी किया है कि साक्षी मलिक कांग्रेस की कठपुतली हैं। ये उस बयान में बबीता कहती हैं, और बबीता का आरोप है कि कांग्रेस अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस सारे मामले को हवा दे रही है। बबीता का ये भी कहना है कि विरोध कर रहे पहलवान कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो आपको ध्यान होगा कि इससे पहले साक्षी मलिक ने ट्वीट कर बबीता फोगाट और भाजपा के नेता तीरथ राणा पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि कैसे इन दोनों ने अपने स्वार्थ के लिए पहलवानों को इस्तेमाल करने की कोशिश की, मगर उनके बयान को ठीक तरह से समझा नहीं गया। पहलवान साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान ने शनिवार को एक वीडियो जारी किया था, और उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ
जो उनका विरोध राजनीति या निजी स्वार्थ से प्रेरित नहीं है, ऐसा कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि वह न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये भी बोला था कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए जो परमिशन मिला था, जो अनुमति मिली थी, वो बबीता फोगाट और भाजपा के नेता तीरथ राणा ने दिलवाई थी। हालांकि बबीता फोगाट ने भी ट्वीट कर साक्षी मलिक और उनके पति के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। अब इन बड़े पहलवान खिलाड़ियों का ट्वीट वार शुरू हो गया है, और जब इतने बड़े धरने की अगुवाई कर रहे बड़े बड़े खिलाड़ी आपस में टकराते हुए नजर आएंगे, तो यह समझा जा सकता है कि इंसाफ की दरकार कर रहे खिलाड़ियों का आंदोलन आखिर किस दिशा में जाने वाला है या किस दिशा में जा रहा है। पहलवानों का ये ट्वीट वार उनकी इस फूट को और इस दरार को कितना और चौड़ा करता है, कितना और बढ़ाता है। लेकिन एक दरार हरियाणा की सियासत में दिखाई दे रही है, समझ रहे होंगे आप। खैर आगे बढ़ते हैं। ये जो आजकल चल रहा है ना, इस मौसम में, जैसे मौसम में तापमान बढ़ रहा है, वैसे ही प्रदेश के बढ़ते तापमान के बीच सियासी गर्मी के बढ़ने से जाहिर हो रहा है, जो सियासी संकेत दिखाई दे रहे हैं, उससे प्रदेश में चल रही गठबंधन सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसा अब स्पष्ट दिख रहा है। और ये बात हमने आपको कई बार पहले भी कही है। और इस सब के बीच सिरसा में हुई जो राजनीतिक रैली थी, अमित शाह ने रैली में ये दिखा दिया, यानी कि उनके जो संकेत थे उनसे ये स्पष्ट हुआ कि जो राजनीतिक भविष्य है दोनों पार्टियों का, यानी कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन का, वो बहुत सुखद नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमित शाह ने अपनी रैली में प्रदेश में चल रही गठबंधन सरकार का जिक्र तक नहीं किया, और तो और उन्होंने प्रदेश में किए गए सभी कामों का श्रेय अपनी पार्टी को दिया, यानी कि भाजपा को दिया। अमित शाह ने अपने भाषण में चौधरी देवीलाल का जिक्र भी किया, और साथ ही ये भी कहा कि चौधरी देवीलाल ने जो सपने किसानों के लिए देखे थे, उन सपनों को बीजेपी सरकार पूरा कर रही है। और इस रैली के बाद प्रदेश के डिप्टी सीएम यानी कि जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला का बयान भी सामने आया। दुष्यंत चौटाला ने यह कहा है कि हर पार्टी को अपनी रैली में अपना प्रचार करने का अधिकार है। दुष्यंत चौटाला का ये भी कहना है कि राजनीतिक तौर पर हर शख्स अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करता है, तो यही कोशिश जेजेपी भी कर रही है और यही कोशिश बीजेपी भी कर रही है। खैर, दुष्यंत चौटाला और अमित शाह के इन बयानों से गठबंधन सरकार का ऊंट किस करवट बैठेगा या ऊंट किस करवट बैठने वाला है, अब इसके संकेत स्पष्ट सामने आने लगे हैं। लेकिन अमित शाह ने अपनी इस रैली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी खूब निशाने पर लिया। अमित शाह ने रैली में ये कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस, गौर करने वाली बात है, राहुल के नेतृत्व वाली कांग्रेस नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस को अमित शाह ने ये कहा कि ये 3D शासन की सरकार थी। 3D का मतलब दामाद, दलाली और दमन। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी को जनता से खोखले वायदे करने वाली पार्टी बताया अमित शाह ने। और इस रैली के साथ अमित शाह ने एक दावा और किया कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे एक बार दोबारा। अब इस रैली से ये संकेत तो मिल ही गया कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश की राजनीति किस करवट बैठेगी। और अब जब बात हम भारतीय राजनीति की कर रहे हैं, तो बात उस राजनीतिक पार्टी की भी होगी जिसने बहुत लंबे समय तक देश पर राज किया। हालांकि आज ये पार्टी एक बार अपनी सियासी ज़मीन मजबूत करने में फिर लगी हुई है, और आज इस पार्टी के युवराज, बात कर रहे हैं हम कांग्रेस की, और युवराज हैं राहुल गांधी। तो यानी कि जो कांग्रेस के युवराज हैं राहुल गांधी, उनका जन्मदिन है। तो पहले तो हम राहुल जी को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दे दें। और इसके साथ साथ क्योंकि 2024 का जो रण आने वाला है, उसके लिए ज़रूरी ये भी है कि श्रीमान राहुल गांधी जी अपना जन्मदिन मनाने के साथ साथ अपने कंधों को और मजबूत कर लें, क्योंकि देश में उनके खिसकते धरातल को भले ही हिमाचल और कर्नाटक की जीत से थोड़ी सफलता मिली हो, थोड़ा सुकून मिला हो, लेकिन आगे जो चुनौतियां हैं वो बड़ी हैं। क्योंकि पिछले कुछ समय में जिस तरह से 3 बार सांसद रहने के बावजूद राहुल जी को हाल ही में सदस्यता गंवानी पड़ी, उनके सरकारी बंगले को उन्हें खाली करना पड़ा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में उन्हें उनकी कांग्रेस पार्टी में कोई बड़ा पद भी ना मिले, लेकिन इन्हीं सभी के बीच एक बात तो कहनी पड़ेगी कि 1970 में 19 जून को जन्मे राहुल गांधी आज 53 साल के हो रहे हैं। और अगर उनकी संपत्ति की बात की जाए तो उनके पास कुछ कृषि भूमि है और कुछ पोस्ट ऑफिस में किया गया निवेश। हालांकि वे हर साल लगभग 1 करोड़ रुपए की आय पर इनकम टैक्स भरते हैं। और पिछले कुछ समय में उन्होंने खुद को और अपनी पार्टी को, यानी कि राहुल गांधी ने स्वयं को और अपनी पार्टी कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर चलाने की कोशिश की है।
चाहे वो उनकी भारत जोड़ो यात्रा हो जिसमें वो जन जन से मिले, और चाहे फिर वे विदेशों में जाकर के ट्रक चलाने वाली बात रही हो, ट्रक चालकों के साथ जाकर बैठने की बात रही हो। चलिए, राजनीति की बातें हो गई, तो अब चलते चलते प्राइम टाइम में आपसे बात कर लें गीता प्रेस गोरखपुर की। हिंदू सनातन धर्म की संस्कृति को, हिंदू सनातन धर्म को जन जन तक पहुंचाने वाली गीता प्रेस गोरखपुर, और गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। अपनी स्थापना के शताब्दी वर्ष में संस्था के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलना बहुत अहम है और ये बहुत खास मौका है। आपको बता दें कि गीता प्रेस की शुरुआत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वर्ष 1923 में हुई थी, और ये जो प्रेस है ये दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में एक है। गीता प्रेस हिंदू धार्मिक पुस्तकों को छापने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशन संस्थान है। गीता प्रेस गोरखपुर को पुरस्कार मिलने पर पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। गीता प्रेस को यह पुरस्कार हिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। हालांकि इसको लेकर काफ़ी हल्ला भी हो रहा है। विश्व के सबसे बड़े प्रकाशकों में एक गीता प्रेस को जब 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने की बात सामने आई, तो कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने के फैसले की आलोचना की है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने की तुलना सावरकर और गोडसे से है। जयराम रमेश ट्वीट में लिखते हैं कि 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर में गीता प्रेस को प्रदान किया गया है, जो इस साल अपनी जन्म शताब्दी मना रहा है, यानी कि शताब्दी वर्ष है 1923 से 2023। अक्षय मुकुल द्वारा इस संगठन की 2015 की एक बहुत ही बेहतरीन जीवनी है, जिसमें वे महात्मा गांधी के साथ इसके तूफानी संबंधों और उनके राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक एजेंडे पर उनके साथ चल रही लड़ाइयों का पता लगाते हैं। यह फैसला वास्तव में एक उपहास है और सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है, ये कहना है जयराम रमेश का। हालांकि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता जो जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, उनके ट्वीट से कांग्रेस के अन्य बड़े नेता सहमत नहीं हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने जयराम रमेश के बयान को गैर जरूरी कहा है और साथ ही ये भी कहा है कि उन्हें ऐसा बयान देने से पहले पार्टी नेताओं से बात करनी चाहिए थी। वैसे एक बात तो है कि पार्टी में विचारों को लेकर उत्तर दक्षिण बहुत चलता है। भले ही राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हों, लेकिन कांग्रेस के नेताओं में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 अलग अलग दिशाओं में नेताओं के मुख रहते हैं। और एक दशा और है कि सबकी विचारधारा कांग्रेस में बहती है। और एक बात और है, एक विचार और है कि अगर सभी की विचारधारा कांग्रेस में एक सी होती तो आज शायद कांग्रेस की छवि कुछ और होती। खैर, चलिए आज देश रोजाना के प्राइम टाइम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी देश के कुछ ऐसे विषयों पर, कुछ ऐसे मुद्दों पर जो आपसे सरोकार रखते हैं। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।